हाँ जी, आज हम स्टार्ट करेंगे सिख डायनेस्टी से कि सिख जो है वो कब आए थे। मैंने आपको बताया था कल भी कि सिख जो है 1801 से 1849 तक ये यहाँ पे हिंदुस्तान में आए थे। तो सबसे पहला हुक्मरान कौन था सिखों का? राजा रणजीत सिंह था, और इसने सबसे पहले लाहौर के ऊपर कब्जा किया था 1801 के अंदर। और वहां से जो है ना इसने क्या रखी थी, सिख डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी। और इसके बाद इसके कुछ रूलर्स हैं, ये देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। मैं वो करवा रहा हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रूलर्स इसके देख लीजिएगा, जस्ट उनके नाम। ये आप इसको मजीद देख लीजिएगा कौन से थे। राजा रणजीत सिंह था, ठीक है, 1801 से 1839 तक। उसके बाद इसका बेटा से खड़क सिंह आया थोड़े से के लिए। फिर नाहो निहाल सिंह आया 1839 से 1840 तक। फिर चांद कौर आई 1840 से 1841 तक। फिर शेर सिंह आया 41 से 43। फिर जो है दिलीप सिंह आया। जी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो फिर जो है दिलीप सिंह आया 1843 से 1849 तक। और फिर जिंद कौर आई 1843 से 1849 तक। तो ये था। और आखिरी हुक्मरान जो था बेसिकली वो कौन था? दिलीप सिंह था। इसकी माँ ने संभाला था। जिंद कौर जो थी वो उसकी वालदा थी जो संभालने रखा था। ये यंग था, छोटा था। और बाद में ये फिर जब इनकी सेकंड एंग्लो सिख वार होती है तो उसमें जो है ना ये फिर इंग्लैंड ही चला जाता है। वहां से चला जाता है ये। अच्छा, जो सिख डायनेस्टी है वैसे वो 1799 से 1849 है। मैंने बात की लाहौर के अंदर जो है ना जब ये आए थे तो 1801 में आए थे। ठीक है, तो 1801 से 1849 ये लाहौर के अंदर जब आए थे तो वहां तक रही थी। ठीक है, पहले जो है ये 1799 से उसी बीच में रहे थे ये। लाहौर 1801 में कैप्चर किया था। अच्छा, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो जो सिख वार है इसको देखिएगा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मेन। फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई थी 1845 और 46 के दरमियान। जब 45 और 40 के दरमियान होती है, ये 45 में शुरू होती है, 46 में एंड होती है। इसमें ये सिखों और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान हुई थी। और सिख इसमें हार जाते हैं। किस तरह हारते हैं जी? जब ये हारते हैं तो ब्रिटिश इनके ऊपर फाइन कर देता है। तो ब्रिटिश फाइन करता है क्योंकि ये लड़े होते हैं उसके खिलाफ। उससे क्या करेंगे, भारी मिकदार में जुर्माना लेंगे। जब भारी मिकदार में जुर्माना लिया जाता है तो इनके पास पैसे नहीं होते देने के लिए। ये फिर क्या करते हैं जी, ये कश्मीर को दे देते हैं। कहते हैं जी हमारे पास ये नहीं है, कश्मीर जरूर है, आप कश्मीर ले लो। तो ये जो कब हुई था, जी म्यूट कीजिएगा। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ लाहौर के जरिए जो है ना ये मुआहदा होता है। ट्रीटी ऑफ लाहौर के जरिए, ट्रीटी ऑफ लाहौर में अंग्रेज जो है वो फाइन करते हैं, किसको? सिखों को करते हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वार के अंदर 1846 में, 1845 में, सॉरी, 1845 के अंदर ये की जाती है। अब क्योंकि शुरू शुरू में ये कमजोर हो जाते हैं सिख, तो इसलिए जो है ना ब्रिटिश इनके ऊपर फाइन करना शुरू कर देता है। इससे जो है ना ये कितना फाइन करता है ये पूछा जाता है, 1 करोड़ नानक। कितना? 1 करोड़ नानक जो है ना फाइन किया गया था। अब क्या होगा, वहां पे कश्मीर के अंदर कौन होता है? गुलाब सिंह, इनका जर्नैल होता है। गुलाब सिंह होता है इसी रंजीत सिंह के खानदान से चला आ रहा होता है, इनका जर्नैल होता है। तो गुलाब सिंह ने ये सारी रियासत वादी कश्मीर जो है ना फतह की होती है। अब उसे बड़ा दुख होता है कि जी मैंने फतह की है, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, और इधर से ये हार गए हैं सिख, तो अब कश्मीर भी चला जाएगा। तो ये क्या करता है, इसने कुछ अपने पैसे भी इकट्ठे किए होते हैं, कुछ लोगों से इकट्ठा करता है। तो ये इकट्ठा करके 75 लाख के अंदर, 75 लाख नानक या रुपए कह लें, उस वक्त की करेंसी थी नानक। तो उसके अंदर जो है ना ये क्या करता है, कश्मीर खरीद लेता है। किससे? बर्तानिया से। क्योंकि बर्तानिया तो ट्रीटी ऑफ लाहौर के जरिए कश्मीर बर्तानिया के पास चला गया था 1845 में। फिर जो है ना ट्रीटी ऑफ अमृतसर के जरिए जो है ना ये वापस लेता है। कौन? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ट्रीटी ऑफ अमृतसर के जरिए वापस लेता है 1846 में। 75 लाख नानक दे के इसने कश्मीर दिया था। तो इस तरह जो है ना ये कश्मीर का पहला बादशाह बना था। उसके बाद सेकंड अगस्त सिख वार होती है 1849 में।
इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी मुकम्मल तौर पर सिखों का सफाया कर देती है। तो 1849 के अंदर जो है ना ये चले जाते हैं। आखिरी हुक्मरान कौन होता है? दलीप सिंह। इसकी माँ जो है बेसिकली वो होती है, कंट्रोल कर रही होती है जिंद कौर। अब दलीप सिंह क्योंकि ये इतना टैक्टिक्स नहीं जानता, ना इसकी इतनी उम्र होती है, तो ये फिर एग्जाइल हो जाता है, इसको निकाल दिया जाता है, ये लंदन चला जाता है फिर। अच्छा, उसके बाद जी इसी दौरान 1849 में जलियांवाला में भी एक बैटल होती है। वहां से ये शुरू होती है बेसिकली, जलियांवाला से। और सेकेंड एंग्लो सिख वार जो है ना ये फिर अपने पीक पर पहुंचती है, और वहां से जो है ना फिर ये सिख हार जाते हैं। 1949 नहीं, 1849 है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा दिलीप सिंह के बारे में थोड़ा सा। अ, दिलीप सिंह जो है ये 5 साल का था। इसके ब्याह के ऊपर इसकी माँ ने, मैंने बताया कि ये की थी, हुकूमत की थी। और फिर इसको जो है एग्जाइल करना पड़ा यूके में। ये 1843 से 1849 तक रहा। 1843 से 1849 तक इसकी माँ ने कंट्रोल की थी गवर्नमेंट। उसके बाद देखिए थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो है ना ये आखिरी हुक्मरान था मुगल अंपायर का। मुगल अंपायर का आखिरी हुक्मरान था बहादुर शाह जफर। तकरीबन ये 20वां हुक्मरान था मुगल अंपायर का। ठीक है, 20वां। और ये 1837 से 1857 तक रहा ये। और ये आखिरी हुक्मरान साबित हुआ। इसमें क्या होता है, ये हार जाता है, इसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। कौन सी जेल में डाला था? रंगून। बर्मा में एक जेल थी, बर्मा में जगह थी रंगून, रंगून में जेल थी, वहां पे डाला गया था। और वहीं पे इसके ऊपर बड़ा जुल्म भी किया गया, और इसके सामने जो है ना इसको पेश किए जाते थे, इसके औलाद के जो सर हैं नाश्ते के तौर पर इसको दिए जाते थे, टेबल के ऊपर। इस तरह जुल्म किया था इन्होंने मुगलों के साथ, अंग्रेजों ने। और इसकी वजह से देखिएगा कि आगे जब ये जाते हैं तो, क्योंकि इनका क्या था, इन्होंने हुकूमत तो छीनी थी मुगलों से, मुसलमानों से। तो हिंदू तो चापलूसी के साथ जो है ना इनके साथ थे, अंग्रेजों के साथ। तो इन्होंने आगे जब कानून बनाया, सिविल सर्विस लेके है, तो सिविल सर्विस के अंदर, सर्वेंट के अंदर दो तरह के थे, एक अफसर थे, दूसरा क्लर्क थे, निचले दर्जे के। तो इन्होंने कहा कि चपरासी और क्लर्कों की जो नौकरी है, क्लर्क भी नहीं, चपरासी और निचले दर्जे के जो दर्जा चारों में, ये नौकरियां सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की चीज है। इन्होंने आर्डर जारी किए थे गवर्नर जनरल जो थे उस वक्त के। अच्छा, उसके बाद देखिए कुछ और शख्सियात हैं। अच्छा, जब ये जंग आजादी हुई 1857 के अंदर, तो 1857 के अंदर क्योंकि आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर था, तो उस टाइम जनरल कौन था? गवर्नर जनरल उस टाइम वो हैंडसन था। कौन था? हैंडसन था। जनरल कौन था? हैंडसन था। इन्होंने जो है ना ये क्या किया था, कुचला था इनको, मुगलों को। उसके बाद देखिएगा रय अहमद खरल। ये उस दौर की कुछ अहम शख्सियात है जिनके बारे में पूछा जाता है। रय अहमद खरल जो है ये चक झुमरा फैसलाबाद के अंदर है, वहां का बेसिकली ये रिहायशी था। और ये जंग के अंदर इसको इलाका दिया होता जंग का, मुगलों के दौर में। तो ये जंग को कंट्रोल कर रहा था। और इसने बकायदा एक जंग को ऐसा मोर्चा बना लिया था कि इसने दाखिल नहीं होने दिया था अंग्रेजों को जंग के अंदर। ठीक है, इसने अपना एक हेड क्वार्टर बना लिया था जंग को। रय अहमद खरल ये जंग से लड़ा था। बख्त खान, ये भी आजादी हिंद का हीरो था। ये जो है बहादुर शाह जफर का जनरल था ये भी। और ये दिल्ली से लड़ा था। उसके बाद लक्ष्मी, या लक्ष्मीबाई या रानी ऑफ झांसी, इसका नाम लक्ष्मीबाई था, रानी ऑफ झांसी का। ये भी देखिए, उसमें सिर्फ ये नहीं लड़ रहे थे कि मुगल लड़ रहे थे। जो इनकी आजादी की जंग थी उसमें मुगल भी थे, और भी रियासतें थी जो कि अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही थी। तो झांसी की रानी भी इसमें शामिल थी। और ये भी लड़ी बड़ी बहादुरी के साथ। ये उत्तर प्रदेश से थी। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर इसने लीड किया। बेगम हजरत महल जिसको बेगम ऑफ अवाध भी कहा जाता है। ये अवाध एक रियासत थी, इलाका था, जिसका एक सरबराह था। अवाध का कौन? वाजिद अली शाह। ये वाजिद अली शाह की बीवी थी।
जिसको वाहद बेगम ऑफ वाहद भी कहा जाता है, ठीक है, बेगम ऑफ अवाद भी कहा जाता है। ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ी थी, इसकी भी 1879 में डेथ हुई थी। बाद में जाके डेथ हुई इसकी। अच्छा भाई, अगर कुछ सर सैयद अहमद खान के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम इसमें से क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि ये इनका चहीता था सर सैयद अहमद खान, और जो है मॉडर्न एजुकेशन का भी इसने बुनियाद रखी थी सर सैयद अहमद खान ने। तो सर सैयद अहमद खान जो है, ये 17 जाती है कब पैदा हुए थे, और एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है, 17 अक्टूबर 1817 को काम कर रहे थे। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी में थे इसके वालिद। और इन्होंने फिर जब कुछ बड़े हुए तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन की थी एम्प्लॉय के तौर पर। पूछा जाता है जी, सर सैयद अहमद खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी कब ज्वाइन की थी? 1839 में की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कब ज्वाइन की थी? 1839 में। अच्छा, उसके बाद सॉरी 1839 नहीं, 1838 के अंदर, 1838, 1838 के अंदर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन की थी। उसके बाद वक्त गुजर गया, 1840 में क्या करते हैं, ये अपनी एक किताब लिखते हैं, पहली किताब जिसे जामे जम कहा जाता है। जामे जम 1840 में लिखी गई। फिर आगे वक्त गुजरता है तो 1846 में इन्होंने लिखी थी असरारुल सनादीद। ये बुक्स पूछी जाती हैं। असरारुल सनादीद किसकी किताब है? सर सैयद अहमद खान की। जामे जम किसकी है? सर सैयद अहमद खान की। कब लिखी गई? 1840 में। और असरारुल सनादीद कब लिखी गई? 1840 में। अच्छा, उसके बाद जी, जब ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी तब ये कहाँ पे थे? तब ये बजनौर में थे। तब ये कहाँ थे? बजनौर में। और इन्होंने अंग्रेजों को सिक्योर किया था, रेस्क्यू किया था, जिसकी वजह से जो है ना ब्रिटिशर की जान भी बचाई। इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ने, गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसको अवार्ड भी दिया था। उसके बाद जी, रिसाला असबाब बगावत हिंद किसने लिखा था? असबाब बगावत हिंद लिखा था सर सैयद अहमद खान ने। बेसिकली उसने बताए थे, लिखा था अंग्रेजी के अंदर कि अंग्रेजी मुसलमानों की बगावत की वजूहत क्या थी। उसमें से मुसलमान नहीं थे, बाकी भी थे जो उसमें जालिम थे मुसलमानों पर किए गए हुए 1857 की जंग में, वो भी उसमें उन्होंने तहरीर की। यानी कि इन्होंने मुसलमानों का जो इमेज था वो बेहतर करने के लिए दिखाया, वार के जो असरात थे वो बताए, और उसके जो असबाब थे वो बताए। कब लिखा गया? 1857 में। उसके बाद जी, सर सैयद अहमद खान जो है, मुरादाबाद स्कूल पूछा जाता है जी। मुरादाबाद स्कूल किसने फाइंड आउट किया? सर सैयद अहमद खान ने। कब किया था? 1859 में। मुरादाबाद स्कूल कब कायम किया गया था? 1859 में। जी जी, ठीक है, 1859 में भी आता है सलासबाब बगावत हिंद। अच्छा, इन्होंने जो है, बल्कि ये 1800 असबाब बगावत हिंद ये बाद में लिखा गया था, 1859 ही आएगा इसका। ठीक है। उसके बाद मुरादाबाद स्कूल जो है वो 1859 में। गाजीपुर जो है स्कूल, विक्टोरिया स्कूल इन गाजीपुर, विक्टोरिया स्कूल गाजीपुर जी, विक्टोरिया स्कूल गाजीपुर जो है वो कब बनाया गया था? 1863 में। ये भी पूछा जाता है। विक्टोरिया स्कूल गाजीपुर 1863 में बनाया गया था, गाजीपुर में। ठीक है। उसके बाद जी, साइंटिफिक सोसाइटी का क्या, हम ये अक्सर पूछते हैं और इसके अंदर डेट का कंफ्यूजन आती है। 1864 एग्जैक्ट है, 1863 नहीं है। किसी पेपर में वो सम टाइम 1863 दे देता है। वहां पे अगर 1864 नहीं है तो फिर आप 1863 को लगाएंगे, अदरवाइज 1864 ही आएगा इसका एग्जैक्ट। साइंटिफिक आ गया। इसका मकसद क्या था? कि जो ट्रांसलेट करना था, जो इंग्लिश बुक्स थी उसको उर्दू और पर्शियन के अंदर, इसका मकसद ये था
उसके बाद उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो है, ये स्टार्ट हुई थी कब? 1867 में। अहमद खान ने कौन सा नजरिया सबसे पहले, बिल्कुल भी हमारे से अलग है, नहीं रह सकते, वो बेसिकली हिंदी इकट्ठे नहीं रह सकते, और दो कौमी नजरिया पेश किया था इन्होंने। और ये कहाँ से हुआ था? हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी ये हुआ था बनारस से शुरू होता है, ये भी पूछा जाता है। सर सैयद अहमद खान उसके बाद जी जज बनते हैं, कब बनते हैं? 1867 में ही जज बनते हैं ये। इनको जज भी बनाया गया था। हाँ जी, उसके बाद है, क्या हो जा, आज काफी सारों ने ज्वाइन नहीं किया, आज तो तीन ही स्टूडेंट हैं। कल अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, 12 से 15 थे। चले। जुम्मे के बाद सारे रेस्ट कर रहे होंगे आज। हाँ, हो सकता है। चले, हम करते हैं। अच्छा, उसके बाद जी देखिएगा, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के बारे में मजीद है कि जिन्होंने इंग्लैंड कब विजिट किया था। ठीक है, 1867 में जज बने। उसके बाद 2 साल बाद इन्होंने अपने बेटे के साथ इंग्लैंड विजिट किया, जहां पर इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को एनालाइज किया, और वहां से बड़े इंप्रेस हुए, और इस तरह फिर वापस आके इन्होंने क्या किया था, इसके ऊपर काम किया था। और अलीगढ़ स्कूल का काम किया था 1875 के अंदर, जो कि 2 साल बाद क्या बन गया था? कॉलेज बन गया था। जज के ओहदे के ऊपर जो है 1877 में जो है ना, ये क्या बना था? अलीगढ़ कॉलेज बना था। अच्छा, 1867 में जब बन जज सॉरी 1867 में जज बनते हैं, तो रिटायर कब होते हैं? 1876 में होते हैं। 1876 में ये रिटायर हुए थे जज के ओहदे से। फिर उसके बाद जी अलीगढ़ कॉलेज यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1920 में। ये क्वेश्चन आता है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी कब बना था? अक्सर आता है 1921 भी आ जाता है, वैसे एग्जैक्ट जो है 1920 है। एग्जैक्ट 1920 है, ठीक है। उसके बाद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एमएओ कॉलेज जिसको कहा जाता है, ये 1877 में फाउंडेड किया गया था। इसका इफ्तिताह किसने किया था? विलियम मुनीर ने। ये पूछा जाता है, एमएओ कॉलेज का इफ्तिताह किसने किया था? विलियम मुनीर ने किया था। उसके बाद सर सैयद अहमद खान जी, उनको सिविल सर्विसेज जो कमेटी थी, जो इंडिया के अंदर जो सिविल सर्विसेज था उनका रिफॉर्म किया गया, उसकी कमेटी का ये हिस्सा थे। ये कब कमेटी में शामिल हुए थे? 1887 में। और ये 1888 तक रहे थे, 1 साल। इनको किसने शामिल किया था? लॉर्ड डफरिन ने किया था। उसके बाद जी सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब अवॉर्डेड किया गया था? सर का खिताब 1888 में दिया गया था ब्रिटिश की तरफ से। इनका टाइटल जो है नाइट हुड। सर सैयद अहमद खान को नाइट हुड का टाइटल कब दिया गया था? ये दिया गया था 1888 में, ये भी। उसके बाद अपना सर सैयद अहमद खान को ऑनरेरी डिग्री दी गई थी, डॉक्टरेट की, पीएचडी की। कब दी गई थी? 1899 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1899 में दी गई थी। और किस यूनिवर्सिटी से दी गई थी? यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग ने दी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग ने इनको ऑनरेरी जो है डॉक्टरेट की डिग्री दी थी, पीएचडी की, 1899 में। इनकी डेथ होती है 27 मार्च 1898 को। ये भी एग्जैक्ट याद कर लीजिएगा। इनकी जो कुछ बुक्स हैं, आईने अकबरी हो गई, कुतबात अहमदिया हो गया, लॉयल मोहम्मदन ऑफ द इंडिया, ये बुक्स भी सर सैयद अहमद खान की हैं। हाँ जी, बताइएगा, यहाँ तक ओके है? जी सर, ओके है यहाँ पे। हाँ जी, चले आगे हम देखते हैं कुछ अल्ताफ हुसैन के बारे में। अल्ताफ हुसैन हाली भी इसी दौर में थे, और ये दोस्त थे सर सैयद अहमद खान के। और इनको जो है जाना जाता है उर्दू के अंदर जो पहला तनकीदी और सवाने निगार शायर किसको कहा जाता है? उर्दू का पहला तनकीदी और सवाने निगार कहा जाता है अल्ताफ हुसैन हाली को, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। उसके अलावा ये जो है मिर्जा गालिब के स्टूडेंट भी थे, उनसे बड़ा मुतासिर भी थे। हयात जावेद लिखी इन्होंने सर सैयद अहमद खान की जिंदगी के बारे में। इनके इस किताब के बारे में पूछा जाता है जी, हयात जावेद किसने लिखी? अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी थी। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये किताब है, ये बायोग्राफी है सर सैयद अहमद खान की, क्योंकि ये दोस्त थे इसलिए लिखी थी।
उसके बाद सवाने ऑफ मिर्जा गालिब, किसने लिखा था सवाने ऑफ मिर्जा गालिब? भी अल्ताफ हुसैन अली ने लिखा। मुकदमा शेर व शायरी का भी पूछा जाता है, ये तनकीदी था मुकदमा शेर व शायरी, ये भी अल्ताफ हुसैन अली ने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इसके अंदर जो पूछे गए हैं पेपर में, हर एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जी मिर्जा गालिब के बारे में, ये इनका असल नाम मिर्जा असदुल्ला गालिब था। ये आगरा में पैदा हुए थे 1979 में। और ये बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे, जो आखिरी मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसके ये उस्ताद थे। इसके बाद उर्दू ए मौला, ये किताब थी मिर्जा गालिब के खतूत की। अच्छा, पूछा जाता है जी खतूत के हवाले से कौन से शायर मशहूर है जिन्होंने सबसे ज्यादा खतूत लिखे? वो मिर्जा गालिब है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनके खतूत का जो मजमू है उसको क्या कहा जाता है? उर्दू मोल्ला कहा जाता है। और ये 1869 में इनकी डेथ हुई थी, ये दिल्ली में ब्रीड है। हाँ जी, इसके बाद देखिएगा कुछ पावरफुल वुमेन्स हैं मुगल अंपायर की। गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की बेटी थी। 1523 से 1603 तक, 1523 में पैदा हुई थी, 1603 में इसकी डेथ हुई थी। और ये बाबर की बेटी थी। और इसने क्या लिखा था? हुमायूं नामा, हुमायूं उसका भाई था, ठीक है। हुमायूं नामा इसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। कब लिखा था? 1587 में, 1587 में लिखा था। और ये पोएटेस और हिस्टोरियन भी थी। उसके बाद नूरजहां जो है, ये इसको मेहरुनिसा के नाम से भी जाना जाता है, नूरजहां को। ये जहांगीर की बीवी थी। ये 1577 में पैदा हुई, 1645 में इसकी डेथ हुई थी। उसके बाद अजमत बानो बेगम, अजमत बानो बेगम को मुमताज महल भी कहा जाता है, और इसी के लिए ताजमहल बनाया गया था। और ये शाहजहां की बीवी थी। ये 1593 में पैदा हुई, 1631 में इसकी डेथ हुई थी। और ये औरंगजेब की वालदा थी। उसके बाद जहां आरा बेगम, जहां आरा बेगम जो है, ये भी ये शाहजहां की बेटी थी और औरंगजेब की बहन थी। मम, मुमताज महल जो है, मुमताज महल, ये, हाँ जी ठीक है, ये बहन बेटी थी किसकी? शाहजहां और मुमताज महल की। कौन? जहां आरा बेगम, और औरंगजेब की ये बहन थी। 1614 से 1681 तक रही है। उसके बाद महामंगा, महामंगा जो है, ये अकबर की स्टेप मदर थी। और इसने वॉर्स के अंदर जो है ना बड़ी मैटर्स के अंदर बड़ा साथ दिया था अकबर का। अच्छा, इसके बाद आएंगे 1884 के ऊपर। ये कुछ लॉज जो है ना अडॉप्ट किए जाते हैं 1849 से 48 से 49 में। 48 से 49 में एक कानून बनाया जाता है, क्योंकि सिखों के खिलाफ जो है वो सेकेंड एंग्लो सिख वार भी होती है, नवाबों के खिलाफ भी हो रही होती है। तो इसलिए जो ना ये लॉ ऑफ अडॉप्शन दिया जाता है। किसने दिया था ये पूछा जाता है, कब दिया था और इसका मकसद क्या था? लॉ ऑफ अडॉप्शन या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, दोनों नामों से पूछता है। लॉ ऑफ अडॉप्शन कब दिया गया था, या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? ये 1848 से 49 में दिया गया था। किसने दिया था? लॉर्ड डल हाउस ने दिया था। उस टाइम जो लॉर्ड था, जनरल था, वो कौन था? गवर्नर जनरल डल हाउस था। इसने ये कहा जी कि ये ब्रिटिश की तरफ से इंप्लीमेंट किया गया था, उसकी पार्लियामेंट से पास होके आया था कि जी किसी भी नवाब की या सरबराह की जब डेथ होगी और उसकी अगर औलाद नहीं है, तो वो औलाद अडॉप्ट नहीं कर सकता। और उसकी डेथ के बाद जो उसकी अडॉप्टेड चाइल्ड है उसको नहीं दी जाएगी जो उसकी जायदाद है, बल्कि वो जब्त करके किसको दी जाएगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर की जाएगी। ये इसका मकसद था, जिसके खिलाफ जो है ना ये एहतजाज भी किया था इन्होंने, और ये सही नहीं था। इसको लॉर्ड कैनिंग ने आके खत्म किया था। ये अक्सर पूछा जाता है जी, लॉ ऑफ अडॉप्शन किसने खत्म किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था, और ये पहला वायसराय भी था। हाँ जी, यहाँ तक ओके है, मुझे बताइएगा। ओके सर। हाँ जी, आ गया।
कुछ गवर्नर जनरल हैं, ये हम करते हैं। 1857 से पहले गवर्नर जनरल थे। जब जंग आजादी हुई, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद वायस रहे थे 1857 से 58 से। अब वारन हस्टिंग था, ठीक है। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल था बंगाल का, बेसिकली ये बंगाल का था तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का था, बट बंगाल जो थी रियासत थी, उसके ऊपर इसको जो है ना लगाया गया था। ये इन्होंने तीन जो है क्या बना दी थी, इन्होंने तीन रियासतें बना दी थी बड़ी। वैसे तो बहुत थी, इन्होंने जोन बना दिए थे तीन, जिनमें से सबसे बड़ा जोन कौन सा था? बंगाल था, ठीक है। इसके अलावा एक दिल्ली था, एक और भी था, वो इस टाइम मेरे माइंड में नहीं है, आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो है ना, इन्होंने हर एक का गवर्नर जनरल बना दिए थे, तीन गवर्नर जनरल एट ए टाइम काम कर रहे थे इनके। उसमें पहला जो है वारन हास्टिंग था। ये 1772 भी आता है, कि 1773 आता है। तो 1773 से 1785, कहीं पे 72 भी आता है, ठीक है। तो ये जो है ना, इसका टेन्योर था। ये पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का, 1774 में ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। और इसको, जो इसका पीरियड है, उसको क्या कहा जाता है? ट्रायल एंड एरर का पीरियड। इसके दौर में भी बड़े काम हुए। इसके अंदर जो है ना, बड़ी जो है एक्सपेरिमेंट्स किए गए गवर्नमेंट के लिहाज से और लॉस के हवाले से। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये किसके दौर में आया? वारन हास्टिंग के दौर में, ठीक है। इसका मकसद क्या था जी? कि जितने भी अफेयर्स है ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया के अंदर, वो उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना क्या करेगी? मैनिपुलेट करेगी उसको। अच्छा, उसके अलावा पेट्स इंडिया एक्ट, ये नाम पूछते हैं, पेट्स इंडिया कब पेश किया गया था? पेट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर दिया गया था। और ये किसको रेटिफाई करने के लिए गया था? ये जो एक्ट 1773 का एक्ट था, इसको रेगुलेटरी एक्ट, उसको रेटिफाई करने के लिए, बेहतर करने के लिए कौन सा दिया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट दिया गया था। कब? 1784 में। उसके बाद इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश किया था, जिसकी वजह से क्या, कंपनी के जितने भी मामला आते हैं, वो इसी बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है, डायरेक्टर्स है, वो क्या करेंगे? इसके साथ डील करेंगे। ये किसने किया था? वारन हास्टिंग ने किया था। इसने सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स की थी, ठीक है। कलकत्ता के अंदर 1774 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की थी, इन्होंने एस्टेब्लिश की थी। उसके अलावा कलकत्ता जो है सिटी भी एस्टेब्लिश किया गया था। मद्रास सिटी भी उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। और फर्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है कंपनी इंट्रोड्यूस कराए थे, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो है इसी के दौर में हुई थी, 1775 से 82 के दरमियान, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। इसके बाद जी सर जॉन मैकफेरन आया। ये थोड़े से अरसे के लिए रहा था, 85 से 86 चंद महीनों के लिए, इसलिए इसका दौर को नहीं वो किया जाता ज्यादा। और ये एक्टिंग गवर्नर था। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि एक्टिंग गवर्नर जनरल कौन था? जॉन मैकफेरसन था, जॉन मैकफेरसन, 85 से 86। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवेलिस आया। कॉर्नवेलिस जो है ये रहा, इसने बड़ी रिफॉर्म्स की थी। इसको फादर ऑफ द पुलिस रिफॉर्म भी कहा जाता है। इसने क्या किया था? एक्ट ऑफ 1786 जो है उसको एम्पावर्ड किया था। इसके अलावा रेवेन्यू और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसने अलग अलग किए थे सारे सिस्टम। किसके जरिए? कॉर्नवेलिस कोड 1793 के तहत। इसके अलावा जी जिम्मेदार हो गए, ऑनर लैंड ऑनर्स हो गए, उनका जो है ना सिस्टम अलग किया था 1793 के अंदर, कॉर्नवेलिस कोड 1793 के तहत। इसके अलावा जी इसने अपीलेट कोर्ट्स जो है, कोर्ट्स जो है ना इसने बनाई थी कलकत्ता के अंदर, ढाका के अंदर। इसके अलावा अंदर 1793 में, इसलिए इन्होंने कहा कि जो पहले होते थे पब्लिक सर्वेंट, उसके अंदर जो है वो
क्या होते थे कि किसी टेस्ट के जरिए नहीं लगाए जाते थे, वो ऐसे लगाए जाते थे। मतलब कि उनको जो है ना सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट रेफर कर देता था और अप्रूवल लेनी पड़ती थी, लगा देते थे क्वालिफिकेशन की बेस के ऊपर। लेकिन इन्होंने क्या किया, 1793 में इसने इंडिया के अंदर सिविल सर्विसेज जो है ना रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कराया। चलो ये स्लाइड कर लेना। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स इसने इंट्रोड्यूस करवाए थे, और इसको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया किसे कहा जाता है, कॉर्नवेलिस को कहा जाता है। 1793 में इसने पहले टेस्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, और टेस्ट इंग्लैंड होता था, एक पेपर होता था, फिर तीन हुए, फिर डिपार्टमेंट्स के अलग अलग कर दिए गए। तो इस तरह जो है ना ये फिर कमीशन का एग्जाम बनाया गया, फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया 1935 में जाके, जो एफपीएससी है हमारा। और एफपीएससी 1935 के एक्ट के तहत बना हुआ है हमारा। उसके बाद जी इसके दौर में थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुई 1790 से 92 में, इसके दौर के अंदर हुई थी। इसके बाद सर जॉन शोर जो है 1793 से 1798 में है, इन्होंने पहला जो है चार्टर एक्ट 1793 इंट्रोड्यूस किया है। फर्स्ट चार्टर एक्ट 1793 किसने इंट्रोड्यूस कराया था, जॉन शोर ने कराया था। और ये बड़ा मशहूर था किसकी वजह से, नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी, यानी कि मुदाखलत किसी के काम में नहीं करनी, अपने काम से काम रखना है। हाँ जी बताइएगा, यहाँ तक ओके है? जी सर, ओके यहाँ तक। बाकी से पूछ लेना। अच्छा यहाँ पे ये स्लाइड भी देख लीजिएगा, ये ठीक है स्लाइड भी सर। देख लेते हैं। उसके बाद लॉर्ड आर्थर वेल्सले, ये 1798 से 1805 में आया। ये आप इसको छोड़ दें, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, कॉर्नवेलिस को ही कहा जाता है, ठीक है, इसको नहीं कहा जाता। इसने सब्सिडरी पॉलिसी दी। इसने क्या किया, जो सिविल सर्वेंट थे, ये वहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर लगाए गए थे ना, ये कंट्रोल करने के, इन्होंने अपने फोर्ट वो बनाए थे, कलकत्ता के अंदर बनाया, मद्रास के अंदर इन्होंने बनाया, ये डेवलप किए थे, अपने फोर्ट बनाए थे, सिटी डेवलप किए थे। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पर इन्होंने अपने ऑफिसर्स भी लगाए इस सिस्टम को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर इतनी करप्शन हो गई, इतनी करप्शन हो गई, और जिसकी वजह से कॉर्नवेलिस जो था उसको क्या करना पड़ा, इसके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा था, और इसको बाद में इसने खुदकुशी की थी। ठीक है, तो इस तरह जो है ना इन्होंने बड़ा वो किया, करप्शन की, और कंपनी जो है ना डिफॉल्ट हो गई थी। फिर इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए इन्होंने क्या किया था, जो सिविल सर्वेंट थे उनकी ये रिश्वत, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ना, और खास तौर पे ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये रिश्वत अब से नहीं है, ये तब से है जब से ये बनी थी, ये इस खाते रहे थे। तो फिर इस वजह से जो है ना ये इनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई थी, डबल की गई थी, इनको बेनिफिट दिए गए, ताकि इनको जो है ना प्राइवेट बिजनेस से रोका गया था कि आप सिर्फ ड्यूटी करें। तो इसके दौर में हुई थी। उसके बाद इसने जो है ना वेल्सले जो था, इसने मॉडर्न जो है ना सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस करवाया था, इसके अंदर बड़ी चेंजेस लेके आया था। फोर्ट विलियम कॉलेज इसने इंट्रोड्यूस कराया था। पूछा जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज कब बना था, 1800 के अंदर बना था फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है बना था 1800 के अंदर, और ये बनाया इसलिए गया था कि जो सिविल सर्वेंट थे उनकी ट्रेनिंग इसके अंदर होती थी। पहले इनको भेजा जाता था बर्तानिया, वहां से जो है ना फिर इनकी ट्रेनिंग क्या की जाती थी, यहाँ पे ली जाती थी। उसके बाद मदरसा प्रेसिडेंसी 1801 में कैंप की गई। ठीक है, इसके अलावा सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट कब बनाया गया था, 1799 में बनाया गया था। सेकंड एंग्लो मराठा वार कब हुई थी, 1803 से 1805 में हुई थी, इसी के दौर में हुई थी। उसके बाद सर जॉर्ज बार्लो आए थे 1805 से 1807 में। अच्छा, ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज था, ये फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में बना था, 1806 के अंदर इसको वो कर दिया गया था, डिसफंक्शनल कर दिया गया था 1806 में। 1801 में बना था, 1806 में डिसफंक्शनल हो गया था। वेलर म्यूटनी जो है ना बगावत हुई थी वेलर के मुकाम पे, वेलर म्यूटनी इसको कहा जाता है 1806 में। वेलर म्यूटनी कब हुई थी, 1806 में, किसके दौर में हुई, जॉर्ज बार्लो के दौर में हुई थी।
उसके बाद लॉर्ड मिंटो वन आया था 1807 से 1813 में। चार्टर एक्ट 1813 किसने दिया था? लॉर्ड मिंटो वन ने दिया था। ठीक है। उसके अलावा ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी इसी के दौर में 1809 में, राजा रणजीत सिंह के साथ। वो जो है ना ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो गुलाब सिंह के साथ हुई थी वो 1849 में हुई थी, सॉरी 1846 में। और ये जो हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये रणजीत सिंह के साथ 1808 1809 में हुई थी। हाँ जी, यहाँ तक काफी है।